हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली फैंटास्टिक। फिर लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 1 यूनिट 3 कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स को हमने कर दिया था रैप अप, डन एंड डस्टेड। यार जितने भी उस चैप्टर के क्वेश्चंस थे लास्ट क्लास में मैंने वो डिस्कस करवाए थे एंड आई होप तुमको किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। देखो, तुमने ऑब्जर्व किया होगा, अगर तुमने क्लास अटेंड कर ली, लास्ट क्लास क्वेश्चन वाली क्लास अटेंड कर चुके हो, तुमने ये देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि यार जो भी क्वेश्चंस थे वो मोर और लेस सेम ही थे, रिपीट क्वेश्चंस थे। मतलब जो मैंने इलस्ट्रेशंस करवाई तुम्हें, राइट, वही इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन तुम्हें कहाँ पे मिले? अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, चाहे वो अपने एमसीक्यूज हों, चाहे ट्रू फॉल्स हों, या चाहे अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हों, राइट। आई होप तुम्हें किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझको टेलीग्राम चैनल पर रीच आउट कर लेना, आई विल रिवर्ट, मैं तुम्हें वो डाउट रिजॉल्व कर दूंगा तुम्हारा, राइट। डाउट के लिए तुम टेलीग्राम चैनल ही यूज़ करो यार, तभी मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब तो कर ही देना एंड उसके साथ साथ भी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। बिकॉज अगर तुम्हें मैंने कुछ भी कम्युनिकेट करना होगा, मैंने अगर तुम्हें कुछ भी अपडेट देना है तो मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही दूंगा। कूल कूल कूल, सही है। एंड भाई अगर तुम लोग मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर हो, मतलब मेरी क्लासेज तो रोज देखते हो, देखते हो, मेरी क्लासेज की वेट भी करते हो कि ना जाने कब क्लास आएगी, ठीक है, बट स्टिल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई यार देखो बहुत गलत कर रहे हो यार तुम लोग। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, अपने इस बड़े भाई के चैनल के लिए सब्सक्राइब तो बनता है यार करना, ठीक है ना। एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो यार तुम लोग लाइक कर दो, वीडियो को थम्स अप दे दो। देखो तुम्हारा पहला काम, जब वीडियो स्टार्ट हो रही है ना, तो पहला काम तुम्हारा यही होना चाहिए कि हम थम्स अप दे दें, लाइक कर दें वीडियो को। और दूसरा काम क्या होना चाहिए? शेयर कर दें। बिकॉज देखो अपना तो भला करना ही करना है, अकेला अपना भला नहीं करना, सबका भला करना है। सबका साथ सबका विकास, अपनी एक पॉलिसी भाई, सबका साथ सबका विकास। मेरी जो भी कोई फ्रेंड है, अगर उसका अटैम्प्ट सितंबर 25 में आ रहा है या जैन 26 में आ रहा है या फिर ऑनवर्ड्स आ रहा है, तो भी उनके सभी के साथ ये प्लेलिस्ट को शेयर कर दो, ताकि यार देखो उनका भी भला हो सके यार, वो भी अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिवली कर सकें अकाउंट्स की। कूल, यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज अपन लोग करेंगे चैप्टर 1 का यूनिट 4, दैट इज कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कूल। तो भी ऐसे देखो, कंटिंजेंट एसेट्स का मतलब समझने के लिए तुम्हें समझाना पड़ेगा मुझे कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब। एंड अगर तुम्हें कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब समझना है तो उसके लिए मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा प्रोविजन का मतलब, राइट। अगर तुम अपने स्टडी मैट को देखोगे, मैं दिखाई देता हूँ, चलो तुम्हारे स्टडी मैट में सबसे पहले इस चैप्टर में भाई दिया हुआ है कंटिंजेंट एसेट का मतलब, राइट। उसके बाद दिया गया है भाई कंटिंजेंट लायबिलिटीज का मतलब, क्या बात। एंड उसके बाद दिया गया है भाई डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज बोथ, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड उसके बाद भाई प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। एंड उसके बाद तुम्हारा चैप्टर होता है रैप्ड अप। बट अपन चलेंगे अलग अपने सीक्वेंस में। मेरी क्रोनोलॉजी जो है वो डिफरेंट है समझाने की। वो क्यों डिफरेंट है भाई? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह कंसेप्ट को समझा सकूं। बिकॉज अगर मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही कंटिन्यूस एसेट का मतलब समझाने लग गया तो मैं लिखवा के ले लूँ, मुझसे मोर देन 50% बच्चों को समझ नहीं आएगा ये चैप्टर पूरा का पूरा, राइट। तो भाई जिस सीक्वेंस में मैं चल रहा हूँ उसी सीक्वेंस में चलो। कई बार बच्चा ये सोचता है कि ये सर यार पता नहीं कहाँ से शुरू करवा रहे हैं, स्टडी में तो ये दिखाया गया है। मेरे भाई मेरी बहन टेंशन मत ले, ये देख तेरा कंटिन्यूस एसेट भी मैं कवर करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं नहीं कवर कर रहा, सब कवर करूँगा, बस बने रहो एंड तक, राइट। कूल। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अपन लोग प्रोविजन का मतलब। व्हाट डू मीन बाय द टर्म प्रोविजन? क्या मतलब है प्रोविजन का? देखो प्रोविजन का मतलब क्या है। प्रोविजन नाम से ही क्लियर हो रहा है, एज द नेम सजेस्ट, प्रोवाइड करना। प्रोविजन माने तो टू प्रोवाइड फॉर, किसी चीज के लिए प्रोवाइड फॉर करके चलना पहले ही। भाई तुमको लग रहा है तुम्हें फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी इनका करनी पड़ सकती है, तुम्हें लग रहा है कि यार फ्यूचर में मेरे को कोई लाइबिलिटी इनका करनी पड़ सकती है, ठीक है। अब तुम्हें आज खड़े होकर पता लग रहा है, तुम्हें आज ही पता है कि यार मेरे को 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद मेरे को कोई लाइबिलिटी इनका करनी पड़ सकती है, राइट। तो क्यों भाई, अगर तुम उस चीज़ को लाइक सर्टन कर पा रहे हो, तुम उस चीज़ को आज एस्टिमेट कर पा रहे हो कि यार मेरे को लाइबिलिटी इनका करनी पड़ेगी 6 महीने बाद अगर कोई, तो क्यों उसको 6 महीने बाद तुम रिकॉर्ड करो। तो ये हम लास्ट यूनिट जो था अपना यूनिट 2 चैप्टर 1 का क्या था भाई? सर क्या, अरे भूल गए, बहुत गलत बात है, भूल जा रहे हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। उस यूनिट में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? एक प्यारा सा कंसेप्ट पढ़ाया था, क्या था? कंजर्वेटिज्म, जिसको मैं प्यार से क्या बोलता हूँ, प्रूडेंस कंसेप्ट। मैं क्या सभी बोलते हैं कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कंसेप्ट। मैंने तुम्हें उस चैप्टर में रीड करवाया था उस यूनिट में।
क्या कहता था कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमारा? सर डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेज। कि प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट मत करो, प्रॉफिट्स को एक्सपेक्ट मत करो कि हमें प्रॉफिट होगा, ना 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 ना। बट अगर तुम्हें कोई लॉस लग रहा है, अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड लॉस लग रहा है कि यार मेरे को फ्यूचर में कोई लॉस इनकर करना पड़ सकता है, माने तो कोई लायबिलिटी इनकर करनी पड़ सकती है, अरे तो उसको आज ही प्रोवाइड फॉर करके चल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्यों उसको बाद में करेगा? जब तुमको आज पता है तो आज ही करना है यार, कल करे सो आज कर, आज करे सो यू वेरी वेल नो। उसी को अपन बोलते हैं भाई प्रोविजन, और यू कैन से प्रोवाइड फॉर। कूल। आइए चलते हैं अपन लोग अब टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ। बहुत एग्जांपल लूंगा भाई, अच्छी तरह समझाऊंगा, बस बने रहो इस वीडियो के एंड तक। वो भी तुम्हारे जो डाउट हो गए ना, कंटीन्यूअस एसेट, कंटीन्यूएबिलिटी, प्रोविजन, अरे सब अपन लोग कर देंगे उसको वैनिश। कूल। क्या कहती है भाई डेफिनेशन, आइए देखते हैं। यप। प्रोविजन इज प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। इनफैक्ट ये छोड़ो, पहले रुको रुको रुको, पहले ये पढ़ो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, पहले ये पढ़ो, उसको भी पढ़ाऊंगा, जो डेफिनेशन उसको भी पढ़ाऊंगा। पहले तुम लोग पढ़ो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को। तो भी अपन लोग बात कर रहे थे प्रोविजन की, मैं जहाँ कह रहा था तुम लोगों को कि प्रोविजन का मतलब क्या है, प्रोवाइड फॉर करके चलना। एग्जाम्पल एक और देता हूँ तुम लोगों को, एग्जाम्पल देता हूँ भाई, तुम देखो एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छी तरह समझते हैं यार। तो ये है तुम्हारा दोस्त रामू, और ये है भाई तुम्हारा दोस्त गोलू। गोलू भाई, रामू और गोलू बड़े अच्छे दोस्त हैं, दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है भाई, ये ऐसा है कि गोलू को चाहिए थे कुछ पैसे उधार। चलो यार तुम ये ले लो कि तुम इसका और कोई इनका कोई और एक फ्रेंड लगा लो, जिसको तुम विजय लगा लो, तुम मिस्टर विजय, राइट। अभी गोलू को मिस्टर विजय से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। ठीक है, विजय तुम लगा लो वो है फंड प्रोवाइडर है, तो पैसे उधार देता है भाई सबको, राइट। अभी गोलू को कुछ पैसे उधार चाहिए थे, गोलू गया विजय के पास, वो कहता है विजय साहब, हाँ गोलू बताओ। विजय साहब ऐसी की बात है कि मेरे को 20,000 रुपया उधार चाहिए, आज 20,000 रुपये की मेरे को ज़रूरत है, आप मेरे को 20,000 का आज रुपये दे दो मेरे को, मैं आपको 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। तो विजय कहता है गोलू देख भाई, मैं तेरे को 20,000 रुपये दे तो दूंगा, ध्यान से सुनना। विजय कहता कि भाई गोलू मैं तेरे को 20,000 रुपये आज दे तो दूंगा, बट उसकी क्या गारंटी है कि तुम उसको 1 महीने बाद पैसे दे देगा? मुझे मतलब गारंटी चाहिए, किसी की तू गारंटी डलवा दे, तो किसी की गारंटी मेरे को दे दे कि अगर तू पैसे ना दे पाया तो मैं उस बंदे से रिकवर कर लूँगा, मेरे को किसी की गारंटी चाहिए, मैं तेरे को पैसे दे दूँगा। अब गोलू कहता है यार मैं किसकी गारंटी डलवाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ? गोलू को अपना दोस्त आया याद, रामू। गोलू को अपना रामू दोस्त याद आया। ठीक है, गोलू गया रामू के पास। रामू कहता है यार गोलू क्या हाल चाल है? भाई हाल चाल तो पहले बात की बातें हैं, हाल चाल तो भाई बाद में बताऊँगा, पहले तो मुझको गारंटी दे। गारंटी? रामू बोले गारंटी? कौन सी गारंटी? गोलू ने अपनी सारी दास्तानों से बताई। तो रामू कहता है यार क्या बात कर दी गोलू, यार तू अपन का भाई है, दोस्त नहीं अपन का भाई है यार तू, और गारंटी की बात करता है 20,000 की? अरे चल यार, चल तू विजय सेठ के पास, तू चल विजय सेठ के पास। तो यही हुआ भाई, यही हुआ, इनके बीच का जो ये ट्रायंगल था वो इस्टेब्लिश हो गया। अब रामू ने क्या किया भाई, गोलू के लिए गारंटी दे दी मिस्टर विजय को, राइट। अब रामू को ये लग रहा है कि यार गोलू पैसे नहीं देगा विजय को, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है। अब रामू ने गारंटी तो दे दी, बट रामू को लग रहा है गोलू का ट्रैक रिकॉर्ड देख के, गोलू का उसने ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि गोलू का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, गोलू की अच्छी खासी सेल भी नहीं हो रही। ठीक है, तो उसको लग रहा है कि गोलू नहीं उसको पेमेंट कर पाएगा 20,000 की विजय को 1 महीने बाद। और अगर गोलू ने पेमेंट ना की उसको, तो भाई वो किससे पेमेंट कब करेगा अपनी की? रामू की। विजय तो आ जाएगा रामू के पास कि रामू भाई गोलू ने पेमेंट मुझको की नहीं, और एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन आपने गारंटी दी हुई है, तो आप लायबल हो पे करने के लिए। फिर रामू आज ही असेस कर पा रहा है इस चीज़ को। अब गारंटी देनी पड़ी ना यार उसको, दोस्त है भाई, अब मना भी नहीं कर सकता था, उसको गारंटी देनी पड़ेगी दोस्त के लिए, राइट। तो अब रामू को ये लग रहा है कि यार गोलू नहीं पेमेंट करेगा। ठीक है, अब मेरे को बात बताओ, 2 चांसेस हैं, क्या हैं? 2 चांसेस, दो केसेस हैं, रादर आई वुड से 2 केसेस। एक तरह की बहुत हाई चांस है, एक है लो चांस है। मतलब सर एक तो हाई चांस है
कि भाई जो गोलू है वो विजय को पेमेंट नहीं करेगा, बहुत हाई चांसेस है कि वो पेमेंट करेगा ही करेगा, वो नहीं करेगा पेमेंट, और अल्टीमेटली रामू को पेमेंट करनी पड़ेगी एंड में, राइट। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड सर देर आर लो चांसेस कि गोलू डिफॉल्ट करेगा पेमेंट में। मतलब लो चांसेस क्या है कि सर गोलू पेमेंट कर देगा विजय को, मतलब लो चांसेस हैं कि गोलू डिफॉल्ट करेगा पेमेंट में। चांसेस किसके हैं? गोलू के डिफॉल्ट के। एक सर तो वही हाई चांसेस हैं कि गोलू डिफॉल्ट करेगा पेमेंट में, गोलू पेमेंट नहीं करेगा और अल्टीमेटली रामू को पेमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा केस क्या बन सकता है कि बहुत लो चांसेस हैं सर, गोलू बढ़िया बंदा है, ऐसा नहीं कुछ नहीं करेगा, लो चांसेस हैं डिफॉल्ट के, गोलू खुद ही 1 महीने बाद उसको पेमेंट कर देगा, बात खत्म। अब मेरी बात समझो ध्यान से, भैया अगर तो हाई चांसेस हैं, हाई चांसेस ऑफ डिफॉल्ट है कि गोलू डिफॉल्ट करेगा, और अगर हाई चांसेस हैं डिफॉल्ट के तो इसका मतलब क्या है? देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हें लायबिलिटी इनकर करनी पड़ेगी फ्यूचर में, हाँ या ना? सर अगर देयर आर हाई चांसेस कि गोलू जो है वो डिफॉल्ट करेगा पेमेंट में, मतलब वो पेमेंट नहीं करेगा 1 महीने बाद 20,000 की विजय को, इसका मतलब क्या है? तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, और इसका मतलब अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ? देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हें लाइबिलिटी इनकर करनी पड़ेगी 1 महीने बाद 20,000 की। आंसर इज यस, राइट। इसको अपन लोग क्या बोल देंगे? अगर तुम्हें वो लाइबिलिटी इनकर करनी पड़ेगी और उसके हाई चांसेस हैं, तुम्हें कोई लाइबिलिटी इनकर करनी पड़ेगी फ्यूचर में और उसकी लाइबिलिटी के हाई चांसेस हैं होने के, हाई चांसेस हैं कि वो लाइबिलिटी इनकर करनी पड़ेगी तुमको, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे रे? केस को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। दिस इज नोन एज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसको समझने के लिए अपन लोग इसको इस तरह समझते हैं कि मोर देन 50% चांसेस हैं। हाई चांसेस माने तो तुम इस तरह इसको समझ सकते हो कि हाई चांस माने तो मोर देन 50% चांसेस है। अभी जो मोर देन 50% है, देखो ये कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, ये एक तुम्हारे ना स्टडी में कहीं लिखा नहीं हुआ, बट हम इसको समझने के लिए इसी तरह समझते हैं कि भाई हाई चांसेस का मतलब क्या है? मोर देन 50% चांसेस हैं कि तो मेरा लायबिलिटी इनकर करनी पड़ सकती है, मेरा हाई चांसेस, राइट। इसको हम बोल देंगे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और वेयर एज ऑन द अदर हैंड, भैया अगर लो चांसेस है, मतलब यार गोलू पे अपने यार वैसे ही शक कर रहे हैं, गोलू इतना बढ़िया बंदा है यार, खुद पेमेंट कर देगा यार, क्या बात कर दी यार, दोस्त ना रहा, भाई ना रहा, शक कर रहा तू गोलू पे? अरे नहीं साहब, शक नहीं कर रहे, मतलब देयर आर लो चांसेस। किसके लो चांसेस हैं भाई? कि गोलू डिफॉल्ट करेगा, मतलब लो चांसेस हैं किसके? तुम्हारी लायबिलिटी होगी, देयर आर लो चांसेस कि तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, तुम्हारी लायबिलिटी इनकर होगी। इसको अपन बोल देंगे क्या? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और लो चांसेस को तुम किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो? लेस देन 50% चांसेस है सर, लेस देन 50% चांसेस है कि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब गोलू ही पे कर देगा। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा पॉसिबल ऑब्लिगेशन का एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का। गाइस ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज अगर क्लियर हो गए, ना सीए फाउंडेशन में दिक्कत आएगी, ना ही इंटर पे दिक्कत आएगी, और ना ही अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीए फाइनल पे दिक्कत आएगी। थ्रू आउट योर सीए जर्नी है कभी दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को। सीए जर्नी तो छोड़ो भाई, जब प्रैक्टिकली आर्टिकलशिप में जाओगे, अपनी जॉब में जाओगे, आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या अपनी प्रैक्टिस में जाओगे, राइट, इन विच एवर फील्ड यू गो, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ लिया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पॉसिबल ऑब्लिगेशन का। बिकॉज भाई जब तक तुम इस सीए की दुनिया में हो, तब तक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा कभी भी, राइट। लॉजिकली पढ़ोगे, कंसेप्चुअली समझोगे एक एक चीज़ को, दिक्कत कभी नहीं आएगी। कूल। आई होप तुमको पॉसिबल ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कंसेप्ट समझ आया होगा। अब चलते हैं अपन डेफिनेशन की तरफ, आइए देखते हैं। अब प्रूविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अब इसका मतलब क्या है कि एक प्रूविजन ने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट कर लिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब क्या होगा भाई? रिकॉग्नाइज करना। अब मेरे को लग रहा है कि भाई जो है अपना गोलू है वो पेमेंट नहीं करेगा, क्या इसको मैं अब मेरे को लग रहा है कि वो पेमेंट नहीं करेगा, क्या इसकी मैं प्रोविजन बना लूँ बुक्स में? क्या इसकी मैं प्रोविजन बना लूँगा बुक्स में? आंसर इज नो। कुछ सर्टेन कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रही है आपका केस सिनेरियो, तो ही आप उसको प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं है कि भाई अगर मेरे को लग रहा है कि जो गोलू है मेरा फ्रेंड है, मैंने उसके बिहाफ पे गारंटी दी है थर्ड पार्टी को, एंड वो पेमेंट नहीं करेगा, तो मेरे को लग रहा है कि पेमेंट नहीं करेगा वो, ठीक है, मेरे को लग रहा है। भाई आपका लगना ऐसा नहीं होता कि आपको लग रहा है तो आप प्रोविजन बना लो बुक्स में। आंसर इज नो, राइट। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रोविजन रिकॉर्ड कर लूँ बुक्स में, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको अपन लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि भैया अगर ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो
देन ओनली यू कैन रिकॉर्ड प्रोविजन, अदरवाइज आप प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। राइट, वो क्या क्राइटेरिया ये देखते हैं सर। अब प्रोविजन रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, हम रिकॉग्नाइज करेंगे प्रोविजन को कब, कब करेंगे हम रिकॉग्नाइज, व्हेन एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अच्छी तरह समझ आ गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब, सिंपल याद रखो, हाई चांसेस हैं, देर आर हाई चांसेस, दैट इज मोर देन 50% चांसेस समझने के लिए। राइट, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, फिलहाल अराइजिंग फ्रॉम जो पास्ट इवेंट से अराइज हो रहे हैं। अब देखो, अब गोलू ने रामू ने गोलू के बिहाफ पे गारंटी दी किसको, विजय को। ये पास्ट इवेंट नहीं था, मैंने 1 महीने पहले उसको गारंटी दी थी विजय को कि भाई अगर गोलू ने पेमेंट ना की तो मुझसे ले लियो आके। राइट, अब ये क्या है, एक तरह का पास्ट इवेंट ही है जो पिछले हिस्ट्री में हो चुका पास्ट इवेंट्स। एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रॉबेबल। क्या है, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, जो पास्ट इवेंट से राइज हो रही है, जो हमारा केस था, इन विच आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रॉबेबल। मतलब कुल मिला के भाई तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, रिसोर्सेज का तुम्हें आउटफ्लो होगा। कैश है, बैंक का तुम्हारे रिसोर्सेज ही तो है भाई, या तुम्हारा एसेट उठा के ले जाएगा कोई, वो एसेट तुम्हारा क्या है, रिसोर्सेज ही तो है। कैश है, बैंक है, एसेट्स हैं, ये तुम सब तुम्हारे रिसोर्सेज हैं। राइट, डेटर्स हो गए तुम्हारे, ये भी तुम्हारे रिसोर्सेज हैं, एंड सो ऑन। मतलब उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए, उस ऑब्लिगेशन को भी सेटल आउट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए तुम्हें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उन रिसोर्सेज का जिनमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। अब कैश है भाई, उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट है, तुम्हारा कैश है भाई, तुम्हें बेनिफिट देके जाएगा, कुछ भी खरीद लो। सेम इज द केस विद बैंक। डेटर्स हैं, वो भी तुम्हारे क्या हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट वाले रिसोर्सेज हैं। कल कभी डेटर से पेमेंट आएगी, पैसा आएगा डेटर से, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। राइट, और वो वाले अपने रिसोर्सेज क्या हैं, प्रॉबेबल है आउटफ्लो, मतलब उस लाइबिलिटी को सेटल आउट करने के लिए तुम्हें अपने रिसोर्सेज का आउटफ्लो करना पड़ेगा। राइट, एंड ध्यान से सुनना, कंडीशन में एंड है और नहीं है एंड, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन होगी तुम्हारी ए वाली, और बी वाली सेकंड कंडीशन है। अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। सर कितना अमाउंट होगी उस ऑब्लिगेशन की, मतलब कितने रिसोर्सेज हमारे आउटफ्लो होंगे, क्या अमाउंट होगी, उसको भी तुम रिलायबली एस्टिमेट कर पा रहे हो, उससे एक अंदाजा लगा पा रहे हो कि भाई इतनी अमाउंट हमें इनका करनी पड़ेगी, इतनी अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी। भैया अगर ये दो कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाइड है, अगर तुम्हारी ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है भाई, देन ओनली यू कैन रिकॉर्ड अ प्रोविजन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। राइट, अगर ये तुम्हारी दो में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे, अगर तुम्हारी एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई इन दो कंडीशन में से भाई, देन यू कांट रिकॉर्ड अ प्रोविजन इन योर बुक्स, तुम प्रोविजन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब सर मुझे लग रहा है, मेरा मन कह रहा है कि भाई वो पेमेंट नहीं करेगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। भाई तेरे मन के लगने से कुछ नहीं होता, मन तो बहुत कुछ कहने को करता है भाई, मन तो बहुत कुछ करता है। राइट, ये भी कर लो, वो भी कर लो, बट मन से कुछ नहीं होगा। तू क्राइटेरिया को देख, क्या तेरी दो कंडीशन फुलफिल हो पा रही हैं, अगर यस भाई देन रिकॉर्ड कर ले, देन जैसा तेरा मन कर रहा है रिकॉर्ड करने का कर ले। बट अगर मन कह रहा है कि यार नहीं देगा भाई, नहीं देगा, बट कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही, एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन ना लो, देन यू कांट रिकॉर्ड अ प्रोविजन। अब आइए एग्जाम्पल्स की तरफ, अब आइए एग्जाम्पल्स की तरफ भाई, आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स को। ये नीचे वाला पॉइंट भी पढ़ी लो, देखो क्या है नीचे वाला पॉइंट, फिर एग्जाम्पल में पाता हूँ। If the management estimates that it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow of economic benefits, it recognizes the provision in the balance sheet। बिल्कुल सही, पहला वही बात आ गई कि अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कि उनको जो रिसोर्सेज हैं हमारे उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनका आउटफ्लो होगा, द सेटलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है ना, तो उसको आप प्रोविजन को रिकॉर्ड कर लोगे अपनी बैलेंस शीट में। कूल, वही बात आ गई जो डिस्कस करके आए हैं। अब आओ एग्जांपल्स की तरफ भाई, मेरी बात सुनो, एग्जांपल्स की तरफ आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी यही वाली एग्जांपल थी जो मैंने एग्जांपल भी हमारी थी रामू, गुरु और विजय वाली। पहले इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करके समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को, फिर एक और एग्जांपल भी लूँगा, रामू, गोलू, विजय। अब देखो मेरी बात सुनो, अब क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब रामू को लग रहा है कि भाई मोर देन 50% चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि गोलू पेमेंट नहीं करेगा। यस सर, देर आर हाई चांसेस, बहुत हाई चांसेस हैं कि सर वो पेमेंट नहीं करेगा। ऐसा क्यों लग रहा है रामू को, बहुत रीजन हो सकते हैं। गोलू का धंधा अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा उसका, तो पेमेंट कहाँ से कर देगा जब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा उसका।
ठीक है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है गोलू के घर की, तो दैट्स वाई उसको लग रहा है रामू को कि यार हाई चांसेस हैं कि वो पेमेंट नहीं करेगा। मतलब तुम्हारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, कंडीशन 1 है, बिल्कुल है, और उस ऑब्लिगेशन को सेटल आउट करने के लिए तुम्हें क्या आउटफ्लो करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज का, इकोनॉमिक बेनिफिट्स वाले रिसोर्सेज का? आंसर इज बिल्कुल करना पड़ेगा। सर 20,000 की मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर गोलू नहीं करता तो रामू को 20,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा विजय को, और 20,000 रुपये तुम्हारा क्या है, उसको पे करने के लिए तुम क्या करोगे, या तो कैश करोगे, बैंक करोगे, या कुछ एसेट उठा के ले जाएगा तुम्हारा 20,000 का। मतलब कुल मिला के भाई जो तुम्हारे रिसोर्सेज हैं उनका आउटफ्लो हो रहा है, यस बिल्कुल हो रहा है। इसलिए कि पहली कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाइड हो गई कि ऑब्लिगेशन भी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एंड उस ऑब्लिगेशन को सेटल आउट करने के लिए, उस ऑब्लिगेशन को क्लियर करने के लिए अपन के जो रिसोर्सेज हैं उनका आउटफ्लो हो रहा है, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है, क्या थी दूसरी कंडीशन? सर रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन। मतलब जो हमारी अमाउंट ऑब्लिगेशन है, जो हमारी लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन मान तो लायबिलिटी, जो लायबिलिटी है हमारी, उसका हम एक रिलायबल एस्टिमेट कर पा रहे हैं उसकी अमाउंट का, कि कितनी की अमाउंट होगी। सर कितनी अमाउंट हमें इनकर करनी पड़ेगी लायबिलिटी के तौर पे, कितने हमारे आउटफ्लो होंगे, उसको हम वो कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। उसका एक रिलायबल एस्टिमेट, एक जेन्युइन एस्टिमेट हम ले पा रहे हैं कि यार इतना तो हमें करना पड़ेगा, जेन्युइन एस्टिमेट दे पा रहे हैं। हाइपोथेटिकल नहीं कि मन में आया कि यार 10-12 हज़ार होगा ना, रिलायबल एस्टिमेट कि जो तुम्हें लग रहा है कि जेन्युइन एस्टिमेट है, अगर तुम वो भी कर पा रहे हो। जैसे हमारे केस में हमें पता है कि भैया 20,000 की बात हुई पड़ी है, अगर गुरु ने 20,000 की पेमेंट ना की तो मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। अब ये 20,000 क्या है, रिलायबल एस्टिमेट ही तो है, सब रिलायबल एस्टिमेट ही तो है, हमें पता है अमाउंट कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब दूसरी कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाइड हो गई, जो अपन की दूसरी कंडीशन है भैया वो भी सेटिस्फाइड हो गई, बिल्कुल हो गई सर, बिल्कुल हो गई। मतलब तुम लोग क्या करोगे, प्रोविज़न रिकॉर्ड कर लोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तुम प्रोविज़न रिकॉर्ड कर लोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी, ठीक है। बट अगर ऑन द अदर हैंड अगर तुम्हें लगता है कि यार गोलू लेस देन 50% चांसेस हैं, यार मतलब लग रहा है कि गोलू पेमेंट कर देगा, अच्छा खासा धंधा चल रहा है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, ठीक है, अच्छे खासे उसके घर के एक्सपेंस है, ऐश कर रहा है गोलू, मतलब यार जब इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है गोलू, अच्छी लाइफ अगर अपना गोलू अपना कर रहा है, ठीक है, लिविंग उसकी अच्छी है, तो यार वो डेफिनेटली पेमेंट भी कर देगा 20,000 की। मतलब बहुत कम रिस्क लग रहा है इसकी सर वो डिफ़ॉल्ट करेगा। मतलब देर इज़ अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, नॉट प्रेजेंट। समझ पा रहे हो इस चीज़ को, प्रेजेंट नहीं है सर, पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल है तो जो हमारी पहली कंडीशन है वो वॉलेट हो गई कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, और अगर एक भी कंडीशन वॉलेट होगी, मैंने क्या कहा था, अगर एक भी कंडीशन वॉलेट हो गई तो तुम उसको प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। कूल, जस्ट अ मिनट गाइस। हेलो, बढ़िया, कम कर से बोलो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, चलो ओके। हाँ जी, कहाँ थे यार अपन, कि भी अगर तुम्हें लग रहा है कि यार वो कम चांसेस हैं उसके कि डिफॉल्ट करेगा, तो यानी कि वो क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो जो हमारी पहली कंडीशन है प्रेजेंट वाली वो फुलफिल नहीं हुई, मतलब हम प्रोविजन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना यार। बस यही था तो हमारा कंसेप्ट किसका, प्रोविजन का। भैया दो कंडीशन तुम लोग चेक कर लो अपनी, अगर कर पा रहे हो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो भाई नहीं कर पाओगे, बात खत्म। समझ पा रहे हो? आंसर इज यस। अब वही तुम्हारी जो डेफिनेशन है उस पर आ जाओ, जो मैंने एक लाइन छुड़वाई थी तुम लोगों को सबसे पहले, फर्स्ट लाइन। क्या है प्रोविजन? प्रोविजन इज प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। आई होप इस लाइन में अब तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज जितने भी इस लाइन में वर्ड्स आ रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, चाहे वो रिलायबल एस्टिमेशन हो, ठीक है, वो तुम्हें अच्छी तरह समझ आ गया होगा, बिकॉज यही दो वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं इनकी कंडीशन में। उन कंडीशंस को ही यूज़ करके भाई हमारी डेफिनेशन है प्रोविजन की। आई होप तुम्हें को डाउट नहीं होगा। कूल, यस सर। भैया अब चलते हैं अपन के कंसेप्ट की तरफ, दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या है कंटीजेंट लायबिलिटी, क्या मतलब है सर, आइए देखते हैं जल्दी जल्दी देखते हैं क्या है, क्या है इसका मतलब। कंटीजेंट लायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज, क्या होती है कंटीजेंट लायबिलिटी? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। सर, a possible obligation that arises from past events and existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not only within the control of the enterprise। एक तो ये कंडीशन है, ऐसे या तो ऐसा हो, और
ये मतलब या ये हो या जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ये वो चीज़ हो। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ हो गई तो हम क्या मान लेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी मान लेंगे। और है देखो ऊपर वाले में एंड था, मतलब दोनों होनी चाहिए। ऊपर वाले में देखो एंड था, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और इस वाले में क्या है, और है। वर्ड्स पे ध्यान दो, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या बात, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है सर, सर तो लायबिलिटी सर सॉरी ये तो प्रोविजन होगी सर। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो वन ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ये तो प्रोविजन होगी। अरे ध्यान से पढ़, रुक जा, पहले पूरा पढ़। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट राइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है माना, बट उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। वर्ड्स पे ध्यान दो, उसको अपन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये देखो क्यों नहीं किया, इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। मतलब सिर्फ प्रोबेबल नहीं है कि हमें हमारा आउटफ्लो होगा, उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए हमारा आउटफ्लो होगा, ये पॉसिबल, ये प्रोबेबल नहीं है, इतना हाई चांसेस नहीं है उसके कि हमें हमारा आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का उस ऑब्लिगेशन को सेटल आउट करने के लिए। और या फिर अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट कैन नॉट बी मेड। मतलब सर ये प्रोबेबल तो है, ये प्रोबेबल तो है कि हमें आउटफ्लो करना पड़ेगा रिसोर्सेज का, लाइक हमें पेमेंट करनी पड़ेगी फ्यूचर में, ठीक है, बट कितनी करनी पड़ेगी उसका हम एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे। रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड, कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, कितने की लायबिलिटी हमें इनकर करनी पड़ेगी, कितने रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, हम उस अमाउंट को, उस नंबर को क्वान्टिफाई नहीं कर पा रहे कि हमें कितनी अमाउंट इनकर करनी पड़ेगी। और भैया जब तक तुम लोग अमाउंट को क्वान्टिफाई नहीं कर सकते, जब तक तुमको यही नहीं पता कि कितनी अमाउंट होगी, तब तक भाई तुम उसको रिकॉर्ड कैसे कर लोगे बुक्स में। क्यों, हमारे पहला केस ही यही था, अगर तुम याद हो काउंटिंग प्रिंसिपल्स का, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट याद करो। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, भाई जो चीज़ मोनेटरी टर्म में मेजर ही नहीं कर सकते, जिस चीज़ को तुम मोनेटरी टर्म में मेजर ही नहीं कर सकते भैया, उस चीज़ को तुम रिकॉर्ड कैसे कर लोगे बुक्स में। याद करो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को। हाँ सर याद आ गया। देखो इस तरह लिंक होते हैं कॉन्सेप्ट्स। लगता है ना बच्चों की यार चैप्टर की वेटेज क्या है, एग्जाम की वेटेज को छोड़ो भाई एक तरफ, बट अपने कॉन्सेप्ट्स की वेटेज की बात करो। अगर जिस बच्चे को भाई लॉजिकली पढ़ा है, ठीक है, मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट लॉजिकली डिस्कस किया काउंटिंग प्रिंसिपल्स का, कोई भी कॉन्सेप्ट हो चाहे उठा के देख लो, राइट, तो तुम्हें एक चीज़ को तुम लिंक कर पा रहे होगे। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अकाउंटिंग। यही तो भाई अकाउंटिंग का बेस्ट पार्ट है, हर चीज़ आपस में लिंक है, हर चीज़ का कोई लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, और वो तुम्हारे ऊपर है तो तुम इस रीज़न को समझते हो या नहीं समझते हो, राइट। अपन तो भाई समझ के पढ़े हैं आज तक, और तुम्हें भी समझाऊंगा हर एक चीज़ को। कूल। अब इसकी एग्जांपल क्या है भाई वो देखते हैं। अब देखो यार, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, बाकी देखो सारा कुछ सेम ही है। पास्ट इवेंट्स है, एग्जिस्टेंस जिससे कन्फर्म होगी फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर, मतलब फ्यूचर में पता लगेगा कि भाई वो चीज़ हमें इनका करनी पड़ सकती है नहीं करनी पड़ सकती, लायबिलिटी, राइट। मतलब अभी तो क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन माने तो लेस देन 50% चांसेस। सर ज़्यादा चांसेस नहीं है, लो चांसेस हैं, देर आर वेरी लो चांसेस, देर आर वेरी वेरी लो चांसेस, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ इस दोनों चीज़ों की, देखो एग्जांपल देता हूँ। पहली एग्जांपल तो लो पॉसिबल ऑब्लिगेशन की। क्या एग्जांपल है पॉसिबल ऑब्लिगेशन की, एबीसी पिज़्ज़ा। क्या बात है सर, एबीसी पिज़्ज़ा वाले क्या करते हैं, एबीसी पिज़्ज़ा वाले ऑब्वियसली जैसा नाम वैसा काम, भाई पिज़्ज़ा बनाते हैं, इनका पिज़्ज़ा का बिजनेस है भाई, ये पिज़्ज़ा बेचते हैं। कूल। अब यार संडे का दिन था, एबीसी पिज़्ज़ा वालों ने एक ऑर्डर प्लेस किया एक चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा का। सर ज़्यादा डिटेल में मत जाओ पिज़्ज़ा की, अरे नहीं नहीं जाना ज़रूरी है जाना ज़रूरी है भाई डिटेल में, ठीक है ना। तो भाई संडे की बात है, एबीसी पिज़्ज़ा वालों के पास बहुत ऑर्डर आ रहे थे, इनके पास उन्हीं ऑर्डर में से एक ऑर्डर आ गया मिस्टर गोलू का। वही गोलू अपना, हाँ वही वाला गोलू, वही गोलू है अपन का। और जैसा गोलू का नाम है भाई वैसा उसका काम है, गोलू मोलू। गोलू मोलू बनता है भाई, गोलू कह रहा है यार पिज़्ज़ा खाऊंगा, मज़े करूंगा और गोलू गोलू बन जाऊंगा। कूल। तो भाई गोलू ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया एबीसी पिज़्ज़ा के साथ, पिज़्ज़ा वालों के पास, और गोलू का पिज़्ज़ा डिलीवर हो गया, चीज़ बस पिज़्ज़ा डिलीवर हो गया। अभी गोलू जब चीज़ बस पिज़्ज़ा अपना खाने वाला ही था, तब उसको एक कॉकरोच दिख गया। क्या दिख गया उसको, एक कॉकरोच। फिर गोलू जब पिज़्ज़ा खाने वाला ही था, गोलू कह रहा है मज़ा ही आ गया, आज आज अपन खाएगा पिज़्ज़ा। जब गोलू ने पिज़्ज़ा का पीस स्लाइस तोड़ा और जब उसने अपने मुंह में खाने लगा, तभी उसको एक कॉकरोच नज़र आ गया पिज़्ज़ा के ऊपर।
टॉपिंग्स की जगह भाई क्या था, कॉकरोच था। गोलू बहुत भड़क गया भाई, गोलू बहुत गुस्सा हो गया। गोलू कहता है ये क्या बात बनी, मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया इन्होंने। अच्छे भले मूड में था, अच्छे भले पिज़्ज़ा को मैं खाने लगा था, टॉपिंग की जगह भाई क्या था, कॉकरोच था। ये क्या बात बनी भाई, ये तो बहुत गलत बात है। गोलू ने क्या किया, गोलू चला गया ABC पिज़्ज़ा वालों के पास। ठीक है भाई, बहुत बहस हुई इन दोनों के बीच में। फिर ABC पिज़्ज़ा वाले ने सोचा चल छोड़ यार, क्या इसके साथ मत्था खपाई करनी, क्या इसके साथ बहस करनी। 600 रुपये का पिज़्ज़ा था, चल इसको 600 रुपये रिफंड कर दिया और एक नया पिज़्ज़ा दे दिया। वो कहते चल बात ठीक है, चल छोड़ यार, क्या करना है छोड़। बहुत बहस हुई, बहुत बहस के बाद भाई पिज़्ज़ा वाले ने सोचा कि यार ये तो पागल बंदा है, छोड़ इसका क्या सुनना, राइट। 600 रुपया दे, इसको रिफंड कर जो पिज़्ज़ा की अमाउंट थी और एक नया पिज़्ज़ा ला के दे दे अच्छी तरह और नक्की कर। बट गोलू यहाँ पे भी शांत नहीं हुआ। गोलू कहता पिज़्ज़ा तो आपने दे दिया मेरे को नया, पैसे भी रिफंड कर दिए, ठीक है एक फ्री पिज़्ज़ा मेरे को मिल गया, बट जो मेरा मूड ख़राब किया आपने उसका क्या। अच्छे वाले मूड में था, सामने IPL चल रहा था भाई, IPL का मैच भी रह गया और मेरा मूड भी ख़राब कर दिया आपने पिज़्ज़ा वाला। तो गोलू चला गया कोर्ट में। गोलू ने कोर्ट में जाकर, गोलू कहता है मैं इस मुद्दे को अदालत में लेके जाऊंगा। गोलू कहता है इस मुद्दे को तो हम अदालत में ही देखेंगे। गोलू चला गया अदालत की कटघरे में और गोलू ने कहा, क्या कहा, गोलू ने ABC पिज़्ज़ा के अगेंस्ट केस कर दिया फाइल कि इनकी हाइजीन प्रॉपर नहीं है, इनकी पिज़्ज़ाज में कॉकरोच और अदर ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं, हाइजीन नहीं प्रॉपर इनकी भाई, साफ सफाई नहीं रखते ये लोग। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अब ABC पिज़्ज़ाज वालों के अगेंस्ट एक केस जो है वो फाइल हो चुका कोर्ट में, राइट। अब ऐसे देखो दो चांसेस, वही दो चांसेस निकल के आ रहे हैं। या तो हाई चांस है कि ये केस हार जाएंगे और इनको गोलू को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अच्छी खासी जो कोर्ट देगा, या लो चांसेस हैं कि ये केस नहीं हारेंगे और केस यहीं रफा दफा हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर तो इनको लग रहा है ABC पिज़्ज़ा वालों को क्या लग रहा है, ABC पिज़्ज़ा वाले कह रहे हैं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे पिज़्ज़ा में कॉकरोच निकले, ये गोलू की चाल है। वो कंपनी से बेसिकली ज़्यादा पैसे क्लेम करना चाहता है फालतू के। बड़ा चल रहा है आजकल यार, वायरल चल रहा है ट्रेंड पे कि यार जान मुझे कॉकरोच डाल दिया और हमसे पैसे वो करना चाहता है, क्लेम करना चाहता है फालतू के। ऐसा हो ही नहीं सकता। ABC पिज़्ज़ा वाले कह रहे हैं हमारी सर इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग है पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया में हमारा पूरा अच्छा सा खासा नाम है, अच्छा बड़ा ब्रांड है हमारा, 10 साल से पिछले हम पिज़्ज़ा का बिजनेस कर रहे हैं और आज तक किसी कंपनी में ऐसी कंप्लेंट नहीं आई। तो ये कैसे हो गया कि हमारी हाइजीन किसी ने वॉलेट कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। ABC पिज़्ज़ा वालों को लग रहा है कि यार जो केस है वो उनके हक में जाएगा, मतलब उनके फेवर में आएगा सर, उनके फेवर में जाएगा केस। उनको लग रहा है कि उनके फेवर में जाएगा, जीतेंगे। बट स्टिल देखो कहीं ना कहीं तो मन में होता ही है ना यार, क्या पता लाइक बनाने वाला तो वर्कर ही था, क्या पता उसने लाइक गलती से उससे ओवरलुक हो गया होगा, कॉकरोच बैठ गया होगा पिज़्ज़ा के ऊपर, क्या पता। है तो ह्यूमन से सब गलती हो सकती है सब इंसान से। सिर्फ उनको लगा यार चल ठीक है यार, देख लेस देन 50% चांसेस हैं अगर हम केस हारेंगे भी, वैसे उनको लग रहा है कि केस हमारे फेवर में जाएगा, उनको लग रहा है पूरा पूरा। बस कहीं ना कहीं मन में एक डाउट है, तो उनको लग रहा है कि ठीक है यार देख लेस देन 50% चांसेस हैं, मतलब लो चांसेस हैं कि हम केस को हारेंगे, केस को हारेंगे, केस को हार जाएंगे पिज़्ज़ा वाले, उसके लो चांसेस हैं, मतलब लेस देन 50% चांसेस हैं। ठीक है, पक्के चांसेस यही हैं कि वो जीत जाएंगे। अब लो चांसेस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, लो चांसेस हैं कि वो केस हारेंगे सर, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। देखो कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब पता लगेगा कि कौन जीता कौन हारा, कूल। बट मैं आज अकाउंटिंग करनी है मुझे भाई, मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है फाइनेंशियल ईयर में, मेरे को आज अकाउंटिंग करने की भी कौन जीता कौन हारा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को आज अकाउंटिंग करनी है। तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि यार देख लेस देन 50% चांसेस हैं, लो चांस है कि हम केस हारेंगे, मतलब देर इज़ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। सब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मतलब प्रोविजन तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती सर, प्रोविजन तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, पक्की बात है, हम पढ़ के आए डेफिनेशन में, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अपन ने पढ़ा है कि अगर अब आपको प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। यही पढ़ के आए हैं अपन लोग, बिल्कुल सर पढ़ के आए हैं। मतलब ये क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, कि पॉसिबल हमें करना, देखो हमें लाइक तुमको एक मन में लग रहा है कि यार क्या पता हमें करना पड़ जाए, कम चांसेस है, बहुत कम चांस है कि हमें पेनल्टी पे करनी पड़े, हमें गोलू को कंपनसेशन पे करनी पड़े, बट स्टिल है तो है, क्या पता कोर्ट का क्या डिसीजन आ जाए। मतलब वो क्या करेंगे इस केस में, प्रोविजन तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, सो वो रिकॉर्ड करेंगे भाई कंटीजेंट लायबिलिटी, वो रिकॉर्ड करेंगे भैया कंटीजेंट लायबिलिटी इस केस में। जो तुम्हारा पहला पॉइंट था पॉसिबल ऑब्लिगेशन वाला, ये वो चीज़ थी। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, गोलू को पिज़्ज़ा, ABC पिज़्ज़ा वालों ने गोलू को पिज़्ज़ा बेचा, वो क्या था, पास्ट इवेंट ही तो था जो हिस्ट्री में हो चुका, एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कन्फर्म,
ओनली ऑन द अक्रंस और नॉन अक्रंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। अब ये सर्टेन होगा कि हमें पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। देखो एग्जिस्टिंग ऑफ विच विल बी कन्फर्म, मतलब ये सर्टेन है कि हमें लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, कब पता लगेगा? ऑन द अक्रंस और नॉन अक्रंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। यहाँ पे वो अक्रंस क्या होगी, किसी इवेंट की अक्रंस की बात कर रहे हैं, कोर्ट के डिसीजन की, कोर्ट के ऑर्डर की, जो कि कब होगा? फ्यूचर में, और जो कि है क्या? अनसर्टेन। किसने देखा कि जज साहब के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कौन सा ऑर्डर दे दें? आई होप तुमको एक एक वर्ड समझ आया होगा, मैंने एक एक वर्ड को तुम्हें एक्सप्लेन किया है। पिज्ज़ाज बेचे वो क्या था? पास्ट इवेंट था। अच्छा, लायबिलिटी एग्जिस्ट करेगी फ्यूचर में नहीं करेगी, उसको वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑन द अक्रंस और नॉन अक्रंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। मतलब फ्यूचर में कोई इवेंट होंगे जो अनसर्टेन है। यहाँ पे क्या है, वो इवेंट क्या है? जज साहब का डिसीजन। भाई जज साहब डिसीजन देंगे, अनसर्टेन है, हमारे हक में भी जा सकता है, हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है, अनसर्टेन इवेंट है, तो फ्यूचर में देंगे। अभी तो अदालत में केस चल रहा है, अभी सुनवाई हो रही है, डिसीजन बाद में आएगा, फ्यूचर में आएगा। ठीक है, नॉट होनली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। सब हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। जज साहब भाई न्यायपालिका हैं, वो अदालत में बैठे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में भाई। क्या डिसीजन आएगा? नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, ये तुम्हारी होगी पहली एग्जाम्पल। तुम क्या करोगे? कंटीजेंट रिकॉग्नाइज कर लोगे बुक्स में। दूसरी, सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। फिर दूसरी क्या है? सर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मतलब एबीसी पिज़्ज़ा वालों को लग रहा है कि यार हाँ यार ठीक है, बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं कस्टमर की कि लाइक पिज़्ज़ाज में हाइजीन नहीं होती है, कुछ नहीं होता, तो एबीसी पिज़्ज़ा वाले अपनी गलती मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि ठीक है यार, वर्कर से गलती होगी जो बना रहा है पिज़्ज़ा, उससे गलती होगी यार, हो सकता है कि कॉकरोच आ गया होगा, तो देर आर हाई चांसेस कि वो केस हारेंगे। क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इसको साबित करने के लिए कि सब कॉकरोच नहीं निकल सकता। उनको पता है कि किचन ज़्यादा क्लीन नहीं होती या प्रॉपर हाइजीन ही यूज़ करते, तो उनको पता है। मुद्दे की बात हमारे लिए क्या है भाई? हमारे लिए क्या है कि देर आर हाई चांसेस कि वो केस हारेंगे। मतलब सर देर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, बट इसमें एक कैच है। सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, उनको 50% चांसेस से ज़्यादा लग रहा है कि यार वो केस हारेंगे, उनको पे करना पड़ेगा, आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का, पर कितना होगा, कितना कंपनसेशन गोलू को पे करनी पड़ेगी, ये किसको भी नहीं पता। ये तो जज साहब भी बताएंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 1 लाख, हज़ारों में, ये तो भाई जज साहब भी बताएंगे। जितना उनको सीरियस लगेगा मैटर उस हिसाब से वो बताएंगे कि भाई आपको इतनी कंपनसेशन गोलू को पे करनी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के यार मैं कहना चाह रहा हूँ, हम अमाउंट जो है उसको सर्टेनली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे। इट इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट वी आर नॉट एबल टू रिलायबल मेक अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट। ठीक है, जिसकी वजह से हम रिकॉर्ड उसको नहीं कर सकते अपनी बुक्स में एज अ प्रोविज़न। उसको अपन लोग क्या करेंगे? एज अ कंटीजेंट ही रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये तुम्हारी थी दूसरी कंडीशन। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा, दोनों के दोनों सिनेरियोज तुम लोगों को अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मैंने दोनों की एग्जांपल तुम्हें दे दी, अलग अलग एग्जांपल तुम्हें दे दी है दोनों की मैंने। ठीक है, एक एग्जांपल तुम्हें दोनों समझा दिए मैंने। आई होप तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये तुम लोग लाइक अपनी अगले क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट जो नोट है कि जो एंटरप्राइज है वो कंटीजेंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं करती, उसको वो प्रोविजन को रिकॉर्ड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वो क्या करती है? कंटीजेंट को अपन क्या करते हैं? डिस्क्लोज कर देते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर देते हैं भाई इसको। हम इसको अपनी बैलेंस शीट या पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करते, हम इसको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर देते हैं। यह सबको पता है, एक बार दोबारा रिवाइज करवा दिया। कूल। अब देखो चैप्टर अपना बहुत आसान हो गया। कंटीजेंट तुमको अच्छी तरह पता है क्या होती है, ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। अच्छा, लायबिलिटी क्या होती है? सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग ऑन पास्ट इवेंट्स विच इज सर्टेन एंड मेजरेबल, इट्स सेटलमेंट विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडी इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब सर लायबिलिटी क्या है? जो क्रिस्टलाइज हो चुका। क्रिस्टलाइज मतलब तो भाई जो हमें पता ही है कि सर्टेन है कि यार हमें हमारी लायबिलिटी हमें पे करना ही पड़ेगा। वेयर ऑन द अदर हैंड कंटीजेंट में क्या था? कंटीजेंट क्या था भाई? हमें पता ही नहीं, इट इज़ नॉट सर्टेन कि हमें इनकर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, जो कि हमारे केस में क्या था? जज साहब का डिसीजन। ठीक है, बट लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी तो भाई सर्टेन है। वो तो लायबिलिटी का मतलब ही क्या है?
भाई तेरी लाइबिलिटी है, तेरी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, तेरे को पे करनी पड़ेगी। उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, चांसेस का खेल नहीं है कि पे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई, राइट। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हम क्लियर है हमें, ठीक है। डिफरेंस क्या है भाई प्रोविजन और कंडीशनबिलिटी में? देखो जिस बंदे को डेफिनेशन समझ आ गई ना, बड़ी अच्छी तरह समझाई है मैंने डेफिनेशन प्रोविजन की भी कंडीशनबिलिटी की भी, उसको डिफरेंस तो ईजिली समझ आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है जल्दी जल्दी। फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई? प्रोविजन द प्रेजेंटेबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर रिलायबली बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। वही बात है जो डेफिनेशन में पढ़ के आ रहे हैं। कंडीशनबिलिटी क्या है? वेयर सर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज। मतलब क्रिस्टलाइज का मतलब क्या है यहाँ पे? सर्टेन होना, ये सर्टेन होना कि हम इनका करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। भाई ये डिपेंड किसके ऊपर करता है सर? अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। प्रोविजन मीट्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर तुम्हें अपनी बुक्स में प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो है वो जो अपन पढ़ के आ रहे हैं पॉइंट्स, कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, आउटफ्लो पॉसिबल हो, प्रोबेबल हो, एस्टिमेट तुम कर पा रहे हो एंड सो ऑन, तभी तुम प्रोविजन को रिकॉर्ड कर लोगे। वेर एज कंटीजेंबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता सर। बिकॉज देखो अगर एक कंटीजेंबिलिटी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट कर लेती, अगर एक कंटीजेंबिलिटी भाई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट कर लेती, तब ये कंटीजेंबिलिटी थोड़ी रहती, फिर तो प्रोविजन ही बन जाती। समझ पा रहे हो? ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रही, चाहे वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट हो, चाहे वो अपना अमाउंट वाला पॉइंट हो, तभी तो भाई इसको हम एज एन सीएल दिखा रहे हैं अपनी बुक्स में। अगर ये मीट कर लेता तो ठीक है क्राइटेरिया, तो ये प्रोविजन बन जाता, सीएल की तो बात ही ना आती। एक कंडीशन लिखी पड़ी है भाई रिकॉग्नाइज वाली, ऑलरेडी तुम लोग पढ़, अब हम डिस्कस कर चुके हैं, वही कंडीशन हैं, ठीक है। ये भी सेम पॉइंट है भाई, ये वो वाला पॉइंट है जो ऊपर नोट में डिस्कस किया था तुम्हें, ये वाला, ये तो मैनेजमेंट एस्टिमेट्स वाला। और ये वाला कौन सा पॉइंट है भाई? कि अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि देयर आर लेस लाइकली चांसेस कि कोई आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स का उस ऑब्लिगेशन को सेटल आउट करने के लिए, तो दैट्स वाई उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज ए कंटीजेंबिलिटी। सब बेसिकली वही रिपीट पॉइंट्स हैं जो अपन डिस्कस करके आ चुके हैं। कुल मिला के इस चैप्टर में जो तुम्हारा मेन पॉइंट था भाई, वो क्या था? डेफिनेशन थी प्रोविजन की, कंटीजेंबिलिटी की। जिस बंदे ने डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लिया, अब देखो लाइक 40 मिनट्स हो चुके हैं मोटे मोटे, ठीक है, 40 मिनट्स हो चुके हैं भाई, हम उन्हें एक एक चीज़ को अच्छी तरह डिस्कस किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया सर। अब जिस बंदे को डेफिनेशन समझ आ गई ना भाई, उसके लिए कुछ नहीं है टेबल, कुछ भी नहीं है, मैं लिटरली कह रहा हूँ। तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर भाई ये लिखा हुआ है, तुम खुद पढ़ के देखो, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नया पॉइंट नहीं है जो मैंने डिस्कस ना किया हो, राइट। लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं भाई इस चैप्टर के, दैट इज कंटीजेंट एसेट्स। अब तुमने सीएल पढ़ लिया, कंटीजेंबिलिटी, प्रोविजन को पढ़ लिया, अच्छी तरह समझ आ गया। अब एसेट्स का मतलब क्या होगा? उसका बिल्कुल ऑपोजिट सर, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। मतलब कंटीजेंबिलिटी का मतलब क्या था? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ये क्या होगा तुम्हारा? वो तुम्हारी क्या थी? ऑब्लिगेशन थी, मर्दोलिबिलिटी। ये तुम्हारा क्या होगा? एसेट होगा। ये तुम्हारा क्या होगा? पॉसिबल एसेट होगा ये तुम्हारा। वो तुम्हारी पॉसिबल ऑब्लिगेशन थी बिकॉज वो कंटीजेंबिलिटी थी। ये तुम्हारा क्या है? कंटीजेंट एसेट है, दैट्स वाई क्या होगा? तुम्हारा पॉसिबल एसेट होगा। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स हुज एक्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, इट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक इवेंट्स बट लैक सर्टेनिटी। इसका एग्जांपल दोगे सर एक बार कि सर हम कंटीजेंट एसेट किसे कहेंगे? बिल्कुल देंगे, मैं लिख के भी रखे हैं तुम्हारे लिए। लॉ सूट क्लेम इन फेवर। भाई लेट्स सपोज जो हमारी पहले वाली एग्जांपल थी, वो तो एग्जांपल तो क्या थी कि हमारे अगेंस्ट लॉ सूट फाइल हुआ है, गोलू ने हमारे अगेंस्ट फाइल किया है, ठीक है। सपोज तुमने अपने किसी कंपेटिटर के खिलाफ, ठीक है ना, तुमने ऐसे किसी कंपेटिटर के खिलाफ केस फाइल कर दिया कोर्ट में। लेट्स सपोज एबीसी पिज़्ज़ाज वाले हैं, एग्जांपल लेता हूँ, एबीसी पिज़्ज़ाज वाले हैं, राइट, और सामने कौन है? XYZ पिज़्ज़ाज वाले हैं। अब एबीसी पिज़्ज़ा वालों ने इनके ऊपर केस फाइल कर दिया XYZ पिज़्ज़ाज के ऊपर कि इन्होंने हमारी रेसिपी चुराई है सर, इन्होंने हमारी रेसिपी चुरा ली पिज़्ज़ाज को बनाने वाली, ठीक है। और तुम्हें पक्की बात लग रहा है, देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस, बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो तुम्हारे फेवर में जाएगा डिसीजन। अगर फेवर में जाएगा तो डेफिनेटली तुम्हें करोड़ों की कंपनसेशन मिलेगी XYZ पिज़्ज़ाज वालों से। समझ पा रहे हो? एबीसी पिज़्ज़ा वालों ने इसके ऊपर केस फाइल कर दिया XYZ पिज़्ज़ाज के ऊपर कि भाई इन्होंने हमारी रेसिपी चुराई है पिज़्ज़ा बनाने वाली। और तुम्हें हाई चांसेस लग रहे हैं कि भाई देखो हमारा उस रेसिपी के ऊपर कॉपीराइट था, सब कुछ हमारा था, हमारा प्रोटेक्टेड राइट था वो, और तो हमारे जो डिसीजन है कोर्ट का वो हमारे फेवर में जाएगा। अगर फेवर में गया तो तुम्हें अच्छी खासी कंपनसेशन भी मिलेगी XYZ पिज़्ज़ा वालों की तरफ से।
ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, इनफ्लो हो रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है रे, इनफ्लो हो रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, तुम्हारा क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, इनफ्लो। वहाँ पे क्या था, आउटफ्लो था, दैट्स वाई वो लायबिलिटी था। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, दैट्स वाई क्या है, एसेट। समझ आ गया, कूल। नेक्स्ट एग्जांपल ये लिख सकते हो, टैक्स रिफंड अपील। भाई तुम्हें जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया, यही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं एबीसी पिज्जाज की। एबीसी पिज्जाज को भाई जीएसटी वालों का नोटिस आ गया डिपार्टमेंट का कि आपने टैक्स की चोरी की है, ठीक है। अभी एबीसी पिज्जाज वाले कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, हम तो एक एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से करते हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारी तो बैंक के थ्रू हो रही है, हम तो कैश में कुछ डील भी नहीं करते, कौन से टैक्स की चोरी सर, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया, कोर्ट में अपील के लिए अप्लाई कर दिया, उन्होंने कोर्ट में अपील कर दी कि जज साहब हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, जज साहब हम तो अच्छे भले बिजनेसमैन हैं, लोगों को पिज़्ज़ाज खिलाते हैं, पुण्य का काम करते हैं, लोगों का पेट भरते हैं, और हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम टैक्स की चोरी करते हैं। जज साहब अब आप ही कुछ करो। और तुमने अपनी सारी कैलकुलेशंस को दोबारा चेक किया जीएसटी की, और तुम्हें खुद को पक्की, तुम्हें पता है कि भाई जो है हमने कोई इस तरह की टैक्स की चोरी नहीं की, हमारे जो जीएसटी की वर्किंग थी, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, डिसीजन हमारे फेवर में जाएगा। जज साहब हमारे डिसीजन जो है वो हमारे फेवर में करेंगे, क्यों, हमने कोई गलती नहीं की, जब गलती नहीं की तो क्यों डरना, ठीक है। मतलब तुम्हें इन्फ्लो आएगा, ठीक है, तुम्हें इन्फ्लो आएगा भाई कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। ये क्या है तुम्हारा, कंटीजेंट एसेट, ठीक है ना। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तुमने रिफंड के लिए अपील कर दी ना कि भाई जो हमने कोई टैक्स की चोरी नहीं की तो हमें रिफंड करो हमारी अमाउंट टैक्स की, सो दैट्स वाई तुम्हारा क्या होगा, कंटीजेंट एसेट हो गया, बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि भाई जो डिसीजन है वो तुम्हारे फेवर में जाएगा। आई होप तुम्हें क्लियर हो गई होंगी दोनों एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। Contingent assets are not disclosed in the financial statements, but may be mentioned in the approving authority report if the inflow is probable. Their rehearsal regularly and recognition occurs only when certainty is achieved. भाई जाहिर सी बात है, मेरी बात सुनो। जैसे हम सीएल को रिकॉग्नाइज नहीं करते अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल में, उसी तरह भाई इसको भी हम अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते एज एन एसेट, ठीक है ना। उसको भी हम लायबिलिटी नहीं दिखाते बैलेंस शीट में, इसको भी हम दिखाएंगे नहीं एज एन एसेट। इसको हम क्या करेंगे, अगर तुम चाहो, इट मे बी, तुम्हारी मर्जी है भाई, इसको तुम मैंशन कर सकते हो अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में, ये एमसीक्यू में अपने आ सकता है, वन वर्ड में भी, इसको अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में भाई इसको रिपोर्ट कर सकते हो तुम लोग, बट तुम बैलेंस शीट में इसको एज एन एसेट नहीं दिखा सकते, ठीक है। हाउएवर द इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स बिकम वर्चुअली सर्टेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लॉ सूट क्लेम इन फेवर, यही एग्जांपल कंटिन्यू करूंगा कि तुमने किसी के अगेंस्ट लॉ, तुमने XYZ पिज्जा वालों के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल कर दिया और कोर्ट का डिसीजन भी आ गया, क्या बात, कोर्ट का डिसीजन भी आ गया और तुम्हारे हक में आ गया, तुम्हारे फेवर में आ गया कि भाई वाकई ये बात सही थी कि XYZ पिज़्ज़ा वालों ने इनकी रेसिपी चुराई थी, ABC पिज़्ज़ा वालों की, वो वाकई बात सही थी, फेवर में तुम्हारा डिसीजन आ गया, राइट। और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया XYZ पिज़्ज़ा वालों को कि आपको 1 करोड़ रुपया पे करना पड़ेगा ABC पिज़्ज़ा वालों को, 30 डेज का टाइम दे दिया कोर्ट कि भैया आपको पे करना पड़ेगा 1 करोड़ रुपया, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, ये क्या हो गया, जो इन्फ्लो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, जो 1 करोड़ रुपये का इन्फ्लो है वो क्या हो गया, वर्चुअली सर्टेन हो गया कि देखो सर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट ने ऑर्डर दे भी दिया कि 30 दिन के अंदर आप इनको 1 करोड़ रुपये पे कर दो, वो वर्चुअली सर्टेन हो गया कि अब तो आ ही जाएगा, जो जज साहब ने कह दिया भाई महीने की बात है। मतलब वो एसेट जो है वो कंटीन्यूड एसेट नहीं है, अब वो क्या बन चुका है, वो एसेट बन चुका है, उसको तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज एन एसेट। अगर वो प्रोबेबल हो गया कि इन्फ्लो तो में आएगा ही आएगा, मतलब वो वर्चुअली सर्टेन हो गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअली सर्टेन होना। देन तुम उसको भाई अपना एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लो अपनी बुक्स में, अदरवाइज तुम उसको मेंशन करते रहोगे अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में, अगर ऐसा कोई वर्चुअली सर्टेन नहीं हुआ। आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ आया होगा यार, ठीक है। देखो इट वॉज बेटर टेक्निकल चैप्टर, देखो कहने को सिर्फ 3 टर्म्स थी, कंटिंजेंट एसेट्स, लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, सिर्फ 3 टर्म्स थी कहने को, ठीक है। बट जब तुम अपनी सी इंटर में जाओगे, इस अकेले इन 3 टर्म्स के ऊपर ना पूरा काउंटिंग स्टैंडर्ड है, पूरा काउंटिंग स्टैंडर्ड है भाई 3 टर्म्स के ऊपर, AS29 है शायद, इतनी रेलेवेंस है इस टॉपिक की। और जिस तरह मैंने तुम्हें समझाया ना एक पूरा यूनिट,
अपना कंटिन्यूस और लायबिलिटीज़ का। मैं लिखवा के दे सकता हूँ तुम्हें, जो जब तुम अपने सी इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ोगे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें दिक्कत नहीं आ सकती भाई जब तुम लोग अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे। मैं सच में कह रहा हूँ, बस तुम्हारे सामने भाई एक एक चीज़ को मैंने लॉजिकली बताया है। कहने को 3 टर्म्स थी, मैंने पूरा पूरा एक क्लास इसके ऊपर लगा दी। 50 मिनट हो चुके हैं हमें, मैंने पूरी पूरी क्लास इसके ऊपर लगा दी के लिए, बिकॉज मेरे को था कि यार तुम्हें कंसेप्ट लॉजिकली पता हो, राइट। आई होप गाइस तुमको यहाँ तक समझ आया होगा कि क्या डिफरेंस है भाई, क्या प्रोविजन होती है, क्या कंटिन्यूएंट एसेट होती हैं और क्या कंटिजेंट एबिलिटी होती है। कूल कूल, ठीक है भाई लोग बहन लोग, लेता हूँ आपसे इजाज़त। मिलते नेक्स्ट क्लास में जहाँ मैं आपको क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के वो कवर करवा दूंगा, राइट। तब तक के लिए भाई देखते रहिएगा क्लासेस को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई, एंड लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके जाना अगर अच्छी लगी वीडियो। शेयर कर दो उन सभी के साथ यार, एक बार फिर से कह रहा हूँ शेयर कर दो सभी के साथ यार, जिनका भी अटैम्प्ट आ रहा है सितंबर में, चाहे जैन में या उसके ऑनवर्ड्स, ताकि सबका भला हो यार, ठीक है। मिलते नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए #learn with CA Piyush, #study with logic, बाय बाय।